वालेकुम सलाम साद। अच्छा भाई, लास्ट क्लास तक हमने क्या क्या कर लिया था? कूलम्स लॉ हमने डिस्कस कर लिया था। वालेकुम। सर ग्राफ भी कर लिया था, ग्राफ का ग्राफ क्वेश्चन किया। आज ग्राफ जो हम कर कर रहा रहे थे वो ग्राफ ही कर रहे थे। कूलम्स लॉ हमने डिस्कस किया था। कूलम्स लॉ पर कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस कर रहे थे, एक तो ग्राफ पर था। अच्छा, मैंने कूलम्स लॉ और सेंट्रीपिटल फोर्स से रिलेटेड कुछ कराया था आपको? अभी नहीं था। कराया। तो अभी तक हमने कूलम्स लॉ करा बेसिक, और कूलम्स लॉ और से रिलेटेड ग्राफ के क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट देखिए, अब आपके पास जो कूलम्स लॉ है, बोर्ड्स में बस कूलम्स लॉ से इतना ही आता है, लेकिन एंट्रेंसेस में क्या होता है, नीट भी आपको साथ साथ करना है ना। तो नीट में कुछ चीजें ऐसी हैं जो बोर्ड्स में नहीं है। जैसे आपसे वो पूछेगा कूलम्स लॉ प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, कूलम्स लॉ प्लस टेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो जो भी 11th में आपने लॉज ऑफ मोशन में जो कुछ भी पढ़ा था, उन सब को कूलम्स लॉ से कंबाइन करके कुछ क्वेश्चंस बनाएगा। तो मैं दो क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको। सो पहला है कूलम्स लॉ प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उस क्वेश्चन के लिए एटलीस्ट सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता होना चाहिए। तो देखो सर अभी ये जो आप पढ़ा रहे हो ये नीट के लिए है ना बस? हाँ रशाद, ये बोर्ड्स में नहीं आता, ये नीट के लिए काम की चीज है। ओके। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या होगा, लेकिन आगे कुछ डेरिवेशंस हैं जहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज होगा। ऐसे नहीं कि पूरे 11th के सिलेबस में नहीं होगा। ये जो अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा वो बोर्ड्स में आने में ज्यादा चांसेस नहीं होते। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या चीज है। अगर आप एक बॉडी को सर्कुलर ट्रैक पर घुमाना चाहते हैं, अगर एक बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर जा रही है, लेट्स से दिस इज अ सर्कुलर ट्रैक, एक बॉडी है मास m की, ये मास m की बॉडी इस सर्कुलर ट्रैक के ऊपर घूम रही है। इसे सर्कुलर ट्रैक पर मूव करने के लिए एक फोर्स की जरूरत होगी। उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। रिक्वायरमेंट है, अगर वो सेंट्रीपिटल फोर्स इसे नहीं मिली तो ये सर्कुलर ट्रैक पर नहीं घूम पाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज फोर्स रिक्वायर्ड by body to move on a circular track। एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव करने के लिए बॉडी को जिस फोर्स की जरूरत होगी, उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। बॉडी का मास m है, बॉडी v वेलोसिटी से जा रही है, सर्किल जिस सर्किल में घूम रही है उसका रेडियस r है। सेंट्रीपिटल फोर्स को ऐसे लिखा जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv²/r। इसका जो डायरेक्शन है, इट्स डायरेक्शन इज along the radius towards the center। तो ये रेडियस के अलोंग एक्ट कर रही होगी और सेंटर की तरफ एक्ट करती है। इसे आप कहोगे दिस इज सेंटीमीटर फोर्स। इट एक्ट्स अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ, दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ये कुछ डायरेक्शन होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का। यहाँ भी ये कुछ डायरेक्शन होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का। और हमेशा कोई एक्सटर्नल फोर्स होती है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। हमेशा आपके सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स होगी जो प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स। External force provide centripetal force। हमेशा एक्सटर्नल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स देगी। कुछ एग्जांपल्स देखो, जैसे प्लैनेट अगर सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, प्लैनेट अगर सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, प्लैनेट को रिवॉल्व करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होगी, जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्लैनेट और सन के बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स देती है। ऐसी अगर एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है। को बताएगा मुझे वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है राहिब? न्यूक्लियस।
कौन सी फोर्स एग्जैक्टली सेंट्रीपिटल फोर्स देगी? राहिब बताओगे? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। तो हमेशा कोई एक्सटर्नल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स देती है। इतना लिख लीजिए, फिर देखते हैं इसे हम न्यूमेरिकल में कैसे यूज करते हैं। और यहीं से ना हम टाइम पीरियड का भी आप रिलेशन लिख सकते हो। टाइम पीरियड मींस टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। इलेक्ट्रॉन को घूमकर दोबारा इसी जगह आने में जो टाइम लगेगा उसे टाइम पीरियड कहेंगे। टाइम पीरियड होता है 2πr/v। इतना लिख लो तो बताना मुझे। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। सामिया, जोया, इल्मा, लिख लिया? सर वेट एक मिनट। क्वेश्चन देखिए। A charged particle minus q2 is revolving around charge q1 in a circle of radius r. If mass of particle is m, find its time period. Time period of revolution. So देखिए सर्कुलर ट्रैक है। ये एक चार्ज है q1, ये है माइनस q2, रेडियस ऑफ द ट्रैक इज r, और ये सर्कुलर ट्रैक पर ऐसे घूम रहा है। मुझे कैलकुलेट करना है एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। चलो जरा साथ में करते हैं। इल्मा, मुझे बताओगी जरा इस Q2 को किसी फोर्स की जरूरत है सर्कुलर ट्रैक पे जाने के लिए? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं सर, सेंट्रीपिटल फोर्स। सामिया जरा बताना, सेंट्रीपिटल फोर्स जो चाहिए होगी कितनी होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय Q2। अभी सामिया, कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए Q2 को? सामिया रऊफ। सर mv²/r। सामिया बोली? कौन बोला? सर 7। सामिया नहीं बोली। सामिया याद नहीं है आप क्लास में? तो ये मसला है ना। यस सर, यस सर। अच्छा, आप हैं क्लास। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यही हो गया ना, mv²/r, दैट्स फर्स्ट। यस सर। अच्छा सामिया, आप इतना तो बता दिया था साथ में, मुझे डायरेक्शन बता दो बच्चे, सेंट्रीपिटल फोर्स होगी किस डायरेक्शन में? सर क्लॉकवाइज। अरे अच्छा सर, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। जोया, अब ये बताओ कि इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी एक्ट कर रही होगी दोनों चार्जेस के बीच में? सर वो हो जाएगी F is equals to K Q1 into Q2 divided by R²। चलो मैं पूरा लिख देता हूँ ना, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अच्छा जरा हिमांशु ये बताओ कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स आएगी कहां से? कौन है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकता है? हिमांशु, कौन सी फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी? कौन है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकता है?
सर इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फोर्स। हिमांशु का आंसर नहीं आया था, आया था। अच्छा, so electric force will provide centripetal force. Electric force will provide centripetal force. तो आप लिख सकते हो कि यार जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी ना वो इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी है, mv²/r। इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी है, 1/4πε0 q1 q2 डिवाइडेड बाय r²। r से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, v² आ गया 1/4πε0 q1 q2 डिवाइडेड बाय m इंटू r। v आ जाएगा इट्स रूट ओवर 1/4πε0 q1 q2 डिवाइडेड बाय mr। दैट्स माय थर्ड इक्वेशन। तो ये आपने वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, रूट ओवर 1/4πε0 q1 q2 बाय mr। ये वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से ये घूम रहा होगा। अच्छा, वेलोसिटी तो आ गई, अब ये मुझे कोई और बताएगा। अब कौन बताएगा? दानिश बताएगा। दानिश यार टाइम पीरियड बता दो, टाइम पीरियड कैसे आएगा? सर टाइम पीरियड तो आ ही जाएगा ना उधर। एक सेकंड भाई, मानशु आप उसको बताने दो, दानिश को। अभी आऊंगा साथ तुम्हारे पास भी। हाँ भाई दानिश कहाँ गया? सर 2πr/v का फॉर्मूला लगा के आ जाएगा। देखो रशाद बता रहा है। दानिश तुम हो ही नहीं क्लास में। नो सर, ओ, नो मैम। क्या हुआ, रोजा ज्यादा लग रहा है? नो सर। हाँ हाँ? जोर से बोलो, हाँ ना। नो सर, नो। v की वैल्यू रख दो, 3 को 4 में रख दो, तो टाइम पीरियड आ गया इट्स 2πr/v था। v कितना हो गया, v इज रूट ओवर 1/4πε0 q1 q2 बाय mr। सो रूट ओवर 1/4πε0 q1 q2 डिवाइडेड बाय mr। इसे ऊपर ले जाइए तो टाइम पीरियड हो गया इट्स 2πr, इट्स रूट ओवर 4πε0 m इंटू r डिवाइडेड बाय q1 इंटू q2। भाई बताओ ये आया समझ में अरबाब? सर यहाँ -1 लगेगा ना रेस पावर। नहीं वैसे मैंने तो इन्वर्स कर दिया ना, इसको ऊपर ले गया। ओके सर। अल्फिया आपकी फर्स्ट क्लास है? अल्फिया सर बैक स्लाइड लगाना। हाँ भी लगा रहा हूँ। अल्फिया जमा आपकी फर्स्ट क्लास है मेरे साथ आज, या थी आप लास्ट क्लासेस में? No, sir. कौन सा नो, फर्स्ट है? Yes, sir. अच्छा, कौन सा स्कूल है आपका? Jamia. अच्छा, जामिया वाले अब आने लगे होंगे। एग्जाम कैंसिल हो गया ना 11th का? No, sir. सर कैंसिल करवा दो। कैंसिल ही तो हो गया है या पोस्टपोन्ड हुआ है? No, सर sir. Cancel 10 नहीं का हुआ। हुआ है। सर 10th 10वीं वाले का हुआ। 10th का तो कैंसिल हो गया ना, तुम्हारा पोस्टपोन्ड हुआ है। आपको पता नहीं जून जुलाई में कब जाकर होगा। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर स्लाइड चेंज करता हूं। सर छोड़िए। सर अभी नहीं लिखा। सर Q2 तो माइनस में था ना। Q2 तो माइनस में था। हाँ लेकिन हम फोर्स का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। यस सर। सो अल्फिया आपका
वैसे तो 3 लेक्चर मिस हुए हैं, लेकिन मेजर एक मिस हुआ है कूलम्स लॉ का। थोड़ा बहुत कहीं सुना है आपने कूलम्स लॉ? यस सर। तो बस अगर सिर्फ कूलम्स लॉ आता है आपको तो फिर आज का लेक्चर आपके कुछ तो समझ में आएगा। ये आया न्यूमेरिकल? नहीं, सर थोड़ा थोड़ा। अच्छा थोड़ा मतलब नहीं आया। या तो समझ आता है या नहीं आता। जोया हुआ? यस सर, हो गया। हो गया। चलो थोड़ा सा ना इसका स्टैंडर्ड और उठाते हैं, मतलब ये भी सब भी आपके बोर्ड्स में नहीं आते, बड़ा पर्टिकुलर होता है बोर्ड्स में, ज्यादा 11 से कनेक्ट नहीं करता, ये सब नहीं आता बोर्ड्स में, सब आपके नीट के लिए। अच्छा एक और लेते हैं क्वेश्चन, लिख लो इसे पहले। सर अभी नहीं किया था पीछे। अच्छा अभी नहीं लिखा था। भाई लिख लीजिए तो मुझे बताइए। हो गया सर। नहीं सर। डन हो सर। गया सर। ओके चलिए इसको लिख लीजिए। Done, sir. ओके चलो सर अभी नहीं। अभी नहीं। सैटरडे से फिर लॉकडाउन? सर हो सिनेमा गया हॉल खुले हुए। सर वीकेंड का रहेगा ओनली, अभी बोल रहे थे ना। अभी तो सर वीकेंड। उसमें भी सिनेमा हॉल खुले हुए। अच्छा सर सिनेमा। 30% ओनली। अच्छा सर डन। चलो नेक्स्ट देखिए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए टेंशन आना चाहिए। टेंशन आपने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा होगा। यस अल्फिया सर, फोर्थ अपॉन लेंथ। एक मिनट, यस सर। टेंशन नहीं है। अल्फिया बताइए। अल्फिया टेंशन याद है बच्चे कुछ लॉज ऑफ मोशन में? अल्फिया क्लास 11th लॉज ऑफ मोशन कुछ याद है? टेंशन नहीं याद है? चलो दानिश बताएगा। दानिश टेंशन क्या होता है? दानिश। सर पुलिंग हाँ फोर्स सर जो होता है सर, जब खींचते हैं सर किसी ऑब्जेक्ट को सर, उसका फोर्स। हाँ, जिस फोर्स से स्ट्रिंग किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करती है, दैट पुलिंग फोर्स इज नोन एज टेंशन। तो टेंशन वो फोर्स है जिससे स्ट्रिंग पुल करती है। सो अगर आपने एक बॉडी ली मास m की, आपने स्ट्रिंग कनेक्ट कर दी, तो ये स्ट्रिंग इस बॉडी को पुल करेगी अपने साथ। जिस फोर्स से स्ट्रिंग पुल कर रही है दैट फोर्स इज टेंशन। तो स्ट्रिंग इसे पुल करते हुए राइट में ले जाएगी। टेंशन का जो डायरेक्शन होता है, टेंशन एक्ट करती है अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द बॉडी। Direction of tension is along the string and away from the body. स्ट्रिंग के लॉन्ग एक्ट करेगी और बॉडी से दूर एक्ट करती है टेंशन। ये डायरेक्शन ऑफ टेंशन है।
अब टेंशन के ऊपर एक क्वेश्चन है, मैं जरा एग्जैक्ट लैंग्वेज लिख दूं, इतना लिख लो भैया, याद आया टेंशन का? मैं एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखता हूँ यस क्वेश्चन। सर। यस सर। सो टेंशन पर यस ये क्वेश्चन आता है, ये लिख लो, ये लिख लो जरा सा। अजलान समझ में आ रहा है सब? यस सर। डन सर। ओके, सो क्वेश्चन है टू आइडेंटिकल small charged spheres each having mass m hangs in equilibrium। क्वेश्चन लिखते रहो साथ साथ, क्योंकि सॉल्व तो नेक्स्ट स्लाइड पर करेंगे, जल्दी जल्दी लिख लो इसे। लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज L, an angle made by each string with vertical is theta। Find magnitude of charge on the sphere। देखिए ये भी क्वेश्चन बोर्ड्स एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, ये भी आपके एंट्रेंसेस वाला है। जहां भी बहुत ज्यादा 11th का कॉन्सेप्ट यूज होता है बोर्ड्स में, उससे बचता है। लेकिन आपके स्कूल एग्जाम्स में आ सकता है, जब आपके टीचर बनाते हैं ना पेपर, तो इतनी ध्यान नहीं देते, तो आपके स्कूल एग्जाम्स में आ जाता है, अक्सर स्कूल एग्जाम्स में आया होगा। लेकिन हाँ, एंट्रेंसेस बोर्ड्स में इसके आने के चांसेस कम होते हैं। क्वेश्चन लिख लो तो मुझे बताओ, सॉल्व करते हैं आगे। यस सर, हो गया। तो देखो क्वेश्चन ये है कि ये एक सपोर्ट है, ये आपकी सपोर्ट है, और इस सपोर्ट से मैंने दो स्ट्रिंग्स लगा रखी हैं, एक ये स्ट्रिंग और एक ये स्ट्रिंग। दोनों स्ट्रिंग्स पर जो चार्ज है दैट चार्ज इज पॉजिटिव। दोनों स्ट्रिंग्स पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी प्लस क्यू और इस पर भी प्लस क्यू। दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्जन की वजह से दूर आ गई। दोनों का कुछ मास है m, और इसका भी जो मास है दैट मास इज m। ये मास इक्विलिब्रियम है, दिस इज एन इक्विलिब्रियम। मुझे बता सकते हो इसके ऊपर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी इस मास के ऊपर? एक मिनट, मुझे कौन बताएगा? 7 बताओगे जरा, इस मास m पर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? सर इस पे तो एक ही करनी होगी ना। एक एक सर मैं बताऊं? नहीं नहीं नहीं। सर एक मिनट ये रुक जाओ, इसको सर बताने दो। दो। सामिया बताओगी कितनी फोर्स एक्ट कर रही हैं? सामिया रऊफ। सर दो। दो, अच्छा। सर तीन इल्मा के अकॉर्डिंग 3 है, और कौन बोला 3? सर 3। 3 फोर्स है। सामिया रऊफ क्लास में ही नहीं है लगता है? हाँ ना बोल दो ताकि मुझे लगे तुम क्लास Yes sir, yes, sorry हो। कितने फोर्सेस एक्ट कर रही हैं बताओ? sir, 1 2 सर masses नीचे की तरफ नहीं एक्ट करेगा? सर 3। वेट नीचे की तरफ एक्ट करता है। हाँ सर ये लटके हुए ही तो हैं। हाँ लटके हुए हैं।
तो सर 2 है ना, 2 ही दिख रहे हैं। सर अबे 4 फोर्स है सर 4 ऊपर 2 टेंशन और नीचे 2 वेट। अच्छा देखो सर मैं एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, एक टेंशन फोर्स, एक नॉर्मल रिएक्शन। हाँ सर जब नॉर्मल रिएक्शन कैसा लगेगा सर, जब वो ही सर नहीं है। नॉर्मल नहीं लगेगा क्योंकि सरफेस तो है ही नहीं। हाँ देखो मुझे Yes, बोलने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सब जवाब सही दे रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ इसके ऊपर मुझे फोर्सेस बता दो। तो सर एक ने 3 कहा हो गई ना। एक ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल और एक 3 टेंशन। के लिए बिल्कुल सही है, वेट एक एक्ट कर रहा है। एक ने सर कहा एक टेंशन। टेंशन एक्ट कर रही होगी, टी बिल्कुल सही है। एक ने कहा चार्ज चार्ज को रिपेल करेगा, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रही होगी विच इज F। तो ये 3 फोर्सेस एक्ट कर रही है, टेंशन एक्ट कर रही है, वेट एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रही है, 3 फोर्सेस एक्ट कर रही है, 3 फोर्सेस बॉडी पर एक्ट कर रही है। अच्छा अब आपको क्या करना है, ये जो वर्टिकल के साथ एंगल दिया है दैट एंगल इज थीटा। 4 नहीं 3 फोर्सेस, एक टेंशन, एक वेट और एक इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर ये थीटा, तो ये भी जो एंगल होगा इसे भी आप क्या कहोगे, थीटा। वर्टिकल के साथ दोनों जो एंगल बनाएंगे दैट एंगल इज थीटा। नाउ अब सर यार मुझे जरा कॉम्पोनेंट बता दो टेंशन का, यहाँ कॉम्पोनेंट क्या होगा, टी टी कॉस कॉस टी टी कॉस थीटा। कॉस थीटा। और यार यहाँ बता दो जरा लेफ्ट में क्या टी जाएगा, साइन टी थीटा। साइन थीटा। टी साइन थीटा। चलो वेरी गुड। हिमांशु ये चार्ज क्यू इक्विलिब्रियम में है ना, चार्ज सर इक्वल कर दो ना दोनों को। इज इन इक्विलिब्रियम। हिमांशु बताओ एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सी फोर्सेस हैं जो बैलेंस कर देंगी, हिमांशु बताएगा। हाँ हिमांशु एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सी फोर्सेस हैं जो बैलेंस कर देंगी। सर मैं बताऊं? नहीं बताएगा ये, हाँ बताइए, आप बताइए। सर इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल्स टू टी साइन थीटा। देखो बिल्कुल सही कह रही है ना, लेफ्ट में टी साइन थीटा एक्ट कर रही है, राइट में इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रही है इक्विलिब्रियम में, तो दोनों फोर्स इक्वल होंगी, टी साइन थीटा इक्वल होगी एफ इलेक्ट्रिक के, ये पहली इक्वेशन। वाई एक्सिस के अलोंग टी कॉस थीटा एक्ट कर cos रही थीटा है, होगा ना सर एक ही जगह। कहाँ पर, सर जहाँ आपने ये लिखा है ना सर FE इलेक्ट्रिक हाँ फोर्स, हाँ तो सर cos थीटा होगा ना सर। मैंने अभी उसमें देखा था, बुक नोटबुक में देखा था आपकी, दोनों इक्वल रख दिए थे आपने। हाँ तो भी रखेंगे जरा, रुक तो जाओ। अभी तो देखो यहाँ पर लेफ्ट में क्या एक्ट कर रहा है, टी साइन थीटा, राइट में क्या एक्ट कर रहा है, एफ ई, दोनों बराबर है तो टी साइन थीटा इक्वल टू एफ ई हो गया। ऊपर क्या एक्ट कर रहा है, टी कॉस थीटा, नीचे क्या एक्ट कर रहा है, एम जी, दोनों इक्वल होने चाहिए, तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। कॉस थीटा थोड़ा ना यहाँ आएगा, ये तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट ही कर रही है, इसको ना रिजॉल्व कर रहा है। ये सेकंड इक्वेशन। अब आप क्या कर सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप दोनों को डिवाइड कर देंगे यू विल गेट टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय एम जी। देखिए टेंशन से टेंशन कैंसिल हो गई, tan थीटा आ गया विच इज इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय एम जी। नाउ अब काम है किसी तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करना। इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए ना दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन चाहिए, तो ये एंगल थीटा है और ये भी थीटा है, हाँ ये साइड एल है, मुझे ये सेपरेशन कौन बताएगा, रुको जरा अभी सब बोलो एक साथ में शुरू हो जाना, रुको रुको। अल्फिया आवाज आ रही है आपको मेरी, क्लास में है आप, सर एक बार और समझा दीजिए क्या बोला था। कहाँ प्रसाद, सर क्या पूछने कह रहे थे आप। अभी मैं पूछता तो दो मुझे। यस अल्फिया, सर। अल्फिया क्लास में है आप, लॉग इन करके भाग जाते हैं बच्चे। अबसार, यस सर। अबसार है। अबसार एक बात हो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री, ये एंगल थीटा, हाइपोटेनस इज एल, मुझे बता सकते हो ये परपेंडिकुलर कितना होगा, ये बता रहा हूँ। एक्स नाम दे देता हूँ, एक्स कितना होगा, एक्स थीटा परपेंडिकुलर। एक्सक्यूज मी सर, हाइट की क्या वैल्यू है? सर Height- 1/2L into x। ना हाइट नहीं पता, सिर्फ हाइपोटेनस पता है और एंगल पता है। सर एक्स की वैल्यू निकालनी है ना हाँ सर, तो टेन वो साइन थीटा करके भी तो निकाल सकते हैं। हाँ P बिल्कुल upon साइन थीटा H। करके निकालेंगे,
देखो साइन थीटा जो होगा दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर इज एक्स, हाइपोटेनस इज एल, तो एक्स हो जाएगा एल साइन थीटा, ऐसी होगा, तो एक्स आ गया एल साइन थीटा। अच्छा ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा यार, ये भी एल है ये भी थीटा है, सर सेम रहेगा। सेम रहेगा। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया दोनों चार्जेस के बीच में, सर ऐड कर दीजिए। 1272 2L sin theta. 2l sin थीटा। सो ये आपको डिस्टेंस मिल गया दोनों चार्जेस के बीच का। अब इस 2l sin थीटा को यूज कर कर तुम फोर्स आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। सो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगी चार्जेस के बीच में उसको ऐसे तो लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्जेस का प्रोडक्ट ले लो, एक चार्ज Q है दूसरा भी Q है और सेपरेशन कितना है 2l sin थीटा, तो ऐसे तो लिखोगे ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q डिवाइडेड बाय 2l sin थीटा का होल स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय 4l स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। भाई बताओ ये क्लियर है इलेक्ट्रिक फोर्स? यस सर। यस सर। अच्छा अब सिर्फ इतना करना है कि इस 2 को उठा के 1 में रख दो, 2 को आप उठाकर 1 में रख दीजिए। जब आप 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट कर दोगे यहां पर तो tan थीटा आएगा is Fe which is Q square by 4 pi epsilon naught into 4l square sin square theta multiplied by, देखो tan थीटा क्या है Fe by mg है ना, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर एक mg और आ जाएगा। Q स्क्वायर चाहिए इसे लेफ्ट में ले जाओ, सो tan थीटा फिर ये पूरा लेंथी से लिख दो 4 pi epsilon naught। प्रसाद हो रहा है? जी सर। साइन स्क्वायर थीटा mg इज इक्वल टू Q स्क्वायर। सो यहां से आप Q लिख सकते हैं, Q इज रूट ओवर tan थीटा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई, इतना चार्ज आएगा, ये चार्ज होगा दोनों के ऊपर, ठीक है? यस सर। सर जी सर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ले सकते हैं? हाँ ले लीजिए, उससे कोई खास फायदा नहीं होगा। बैक स्लाइड लगाइए। हाँ जी अभी लगाते हैं। भाई यहाँ तक बताओ सबका क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए इसे देखिए, सर नेक्स्ट स्लाइड लगा दो। वेट सर अभी नहीं। ये तो लिख लिया था ना आप लोगों ने, क्वेश्चन तो लिख लिया था, लिख लीजिए इसे फिर स्लाइड चेंज कर दो। सर नेक्स्ट ही लगा दीजिए। जी चलिए लिखिए।
भाई लिख लिया? No, sir. Yes. Yes. सर अभी नहीं। लिख लिया होगा शायद अब तक तो, है ना? तो देखिए अब तक आपने जो कूलम्स लॉ करा उसमें आप ऐसे लिखते हैं ना, कूलम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इट्स Q1 इट्स Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, दैट्स कूलम्स लॉ। तो ये कूलम्स लॉ आप तब लिख रहे हो जब आपको जो दोनों चार्जेस दिए हैं वो दोनों चार्जेस या तो एयर में रखे हुए हैं या मीडियम में रखे हैं। लेकिन एयर में या वैक्यूम में अगर आप मीडियम चेंज कर दें, मीन्स आप चार्जेस को वाटर में डाल दें या आप चार्जेस को ग्लास में डाल दें या किसी और मीडियम में डाल दें, तो फिर फोर्स चेंज हो जाएगी। तो जब आप मीडियम चेंज करते हैं तो आपको दो टर्म्स की जरूरत पड़ेगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी। सर ये भी नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग? नहीं, ये तो थ्योरी है। देखिए नीट और आपके बोर्ड्स एग्जाम्स में थ्योरी में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ जो थोड़ा सा डिफरेंस होता है वो न्यूमेरिकल के स्टैंडर्ड में होता है। और भी डिफरेंस ऐसे बनता है कि नीट में 11th और 12th को मिलाकर न्यूमेरिकल्स बनते हैं, बोर्ड्स में 12th में यूजुअली वो न्यूमेरिकल्स आते हैं जिनका 11th के सिलेबस से बहुत ज्यादा रिलेशन ना हो। थ्योरी में कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ कॉमन है। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी। तो अगर आप कोई टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहते हो ना नीट के लिए, तो एनसीईआरटी अच्छी बुक है, जो भी थ्योरी एनसीईआरटी में है वो सब आपके एग्जाम्स के बस फर्क आ जाता है थोड़ा सा न्यूमेरिकल के स्टैंडर्ड। तो देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी में आप क्या करेंगे, मैंने पहले फ्री स्पेस मींस एयर और वैक्यूम लिया और इस फ्री स्पेस में एक चार्ज Q1 रखा, एक चार्ज Q2 रखा और इनके बीच में सेपरेशन R। तो फ्री स्पेस में चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगी दैट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इट्स Q1 इट्स Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। फ्री स्पेस के बाद मैंने मीडियम चेंज कर दिया, चार्ज को किसी मीडियम में रख दिया। जैसे ही मैंने चार्जेस को किसी मीडियम में रखा, अब जो फोर्स होगी दैट्स 1/4 पाई। इल्मा मुझे बता सकती हो मीडियम चेंज करने में कहाँ चेंज आएगा एक फॉर्मूले में? सर एप्सिलॉन EM हो जाएगा। हाँ, एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। सो देखो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट जो है इसमें फर्क है, एप्सिलॉन नॉट जो था दिस इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, this is absolute permittivity of free space। ये फ्री स्पेस की एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। और ये जो एप्सिलॉन है ये एप्सिलॉन है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जो भी मीडियम है ये उस मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी है जिसे हम एप्सिलॉन लिख रहे हैं। तो अगर आपको ये एप्सिलॉन पता है तो आप किसी भी मीडियम में फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एप्सिलॉन यूजुअली नहीं पता होता, आपको जो पता होता है वो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का रेशियो पता होता है। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो को आप के से रिप्रेजेंट करते हैं। इस के को हम कहते हैं दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस रेशियो ऑफ एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट को आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहेंगे, जिसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी रेशियो को एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो को एप्सिलॉन आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी।
सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी एक ही चीज है। क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सर अब हाँ जी, अगर मीडियम चेंज होगा तो सर के की वैल्यू भी चेंज होगी। के की वैल्यू, अच्छा ये जो के है ना, ये वो के नहीं है जिसे आप 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट लिखते थे। ये वाला के नहीं है, ये अलग से के है जिसे आप एप्सिलॉन में एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। आप चाहो तो इसे स्मॉल के बना लो, ऐसे करके एक स्मॉल के बना लो है, ताकि कंफ्यूज ना हो। ये और 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट वाला के, दोनों के अलग है। तो अगर मैं इक्वेशन 3 लूं, तो इक्वेशन 3 में आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो एप्सिलॉन होगा दैट्स के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, 5 को उठाकर 2 में रख दो। आप 5 को उठाकर 2 में रख दीजिए, तो मीडियम में जो फोर्स होगी इट्स 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट, इट्स Q1, इट्स Q2 डिवाइडेड बाय r²। दैट इज इक्वेशन नंबर 6। अच्छा, इस इक्वेशन के अंदर मुझे बताओगे, कौन बताया मुझे? दानिश बताएगा। दानिश, इस इक्वेशन के अंदर मुझे बताओगे कि F, ये जो टर्म है, एक सेकेंड, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं दानिश, ये टर्म पूरे में कहीं किसी इक्वेशन में आई है जो मैंने हाईलाइट करी हुई है रेड से? यस सर। इसे फर्स्ट में। फर्स्ट में ना? यस सर। है क्या चीज ये? फोर्स इन कूलम्स एयर, कूलम्स लॉ इन एयर। तो मैं एक काम करता हूँ, 1 को 6 में रख देता हूँ। तो जो 1 को मैं 6 में रख दूंगा तो फोर्स इन मीडियम आ जाएगा, इट्स फोर्स इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय के। तो मीडियम में जो फोर्स है वो एयर की फोर्स को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करने पे आएगा। फोर्स इन मीडियम इज फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब जो ये जो k है, दिस k इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से बड़ा होता है, तो जरा कंपेयर करके बता सकते हो मीडियम की फोर्स और फ्री स्पेस की फोर्स में से कौन सी कम होगी? हिमांशु बताओगे, ये फोर्स है मीडियम में और ये फोर्स है फ्री स्पेस में, किसकी वैल्यू कम होगी? हिमांशु। हिमांशु तुम हो क्लास में? एक बार रिपीट कर देंगे। हाँ, कह रहा हूं ये फोर्स है मीडियम में और ये फोर्स है फ्री स्पेस में। मीडियम में फोर्स है फ्री स्पेस की फोर्स डिवाइडेड बाय के। मुझे बताओ कौन सी फोर्स कम है? हाँ जी हिमांशु बताइए, कौन सी फोर्स की वैल्यू कम होगी? सर मीडियम वाली। मीडियम वाली। यार मीडियम में फोर्स फ्री स्पेस की फोर्स को डिवाइड कर आ रहा है किसी चीज से, डिवाइड करने पे तो वैल्यू कम हो जाती है। तो मीडियम में जो फोर्स है दैट्स लेस देन फोर्स इन फ्री स्पेस। मींस जैसे ही आप चार्जेस को किसी मीडियम में डालते हैं फोर्स कम हो जाती है, फोर्स डिक्रीजेस इन मीडियम। जैसे ही आप मीडियम लोगे, मीडियम में चार्जेस रखोगे, फोर्स कम होनी शुरू हो जाएगी, फोर्स डिक्रीज हो जाएगी। चलिए इतना लिख लो। या रुक जाओ, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, एक आध चीज और कर लेते हैं फिर लिखना एक साथ। तो यहां से अगर मैं इसे कह रहा हूं इक्वेशन नंबर 7, सो इक्वेशन नंबर 7 से आप लिख सकते हैं कि जो k होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट k इज F0 by Fm। k इज फोर्स इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय द फोर्स इन मीडियम। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है F0 by Fm, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन फ्री स्पेस divided by the force between same charges in medium। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की दो डेफिनेशंस हो गई, एक है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दूसरा आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि दो चार्जेस लिए,
एयर में रखा तो कुछ फोर्स है, मीडियम में रखोगे तो ये फोर्स होगी, दोनों का रेशियो ले लिया। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं मुझे वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैलकुलेट करके दिखाइए, तो आप क्या करेंगे, दो चार्जेस लेंगे, पहले उन्हें एयर में रखेंगे, कुछ फोर्स आई, फिर सेम चार्जेस को सेम सेपरेशन पर वाटर में रख देंगे, कुछ फोर्स आएगी, दोनों फोर्स का रेशियो ले लेंगे, आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द वाटर मिल जाएगा। अलग अलग सिस्टम्स के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की अलग अलग वैल्यूज है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है एयर के लिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 80 होती है वाटर के लिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है कंडक्टर के लिए। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यूज हैं अलग अलग सिस्टम्स के लिए। एयर के लिए 1 होगा, वाटर के लिए 80 हो जाएगा, कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है। चलिए भाई, तो अगर आपको सिर्फ एयर में फोर्स कैलकुलेट करनी है, आप ये यूज करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। मीडियम चेंज करोगे तो ये आ जाएगा 1/4 पाई के, सिर्फ एक के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाता है। इतना लिखो। रशाद, आया कुछ समझ में? सर एक चीज पूछनी थी कि हाँ। ये जो वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, इसको जब कंडक्टर में यूज करेंगे इन्फिनिटी कैसे यूज होगा? के की जगह इनफाइनाइट रख देंगे, 1 बाय नहीं, इनफाइनाइट 0 होता है, इनफाइनाइट, अच्छा, तो 1 बाय ओके ओके इनफाइनाइट 0 4 0 हो जाएगी। इस कंडक्टर में कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। ओके सर। सर 0/1 रख सकते हैं? हैं? 0/1? ऐसे ये कह रहे यस हो? सर, हाँ, यस सर। 0 होगा। 0/1 तो 0 होगा ना साथ। सर मतलब अगर फोर्स हमें किसी मीडियम में निकालना हो तो के की वैल्यू दी हुई होगी, मतलब के या की फिर वैल्यू दी होगी, के की वैल्यू देगा आपको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देगा उस मीडियम। सर जी, सर के की वैल्यू फिक्स्ड कैसे हो सकती है सर? वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा? के मीडियम का ये बिल्कुल के वैसे ही है जैसे डेंसिटी होता है। हर मीडियम के लिए के की वैल्यू अलग है। के चार्ज पर कैसे डिपेंड करेगा? सर क्योंकि उसमें तो एफ नॉट डिवाइड कर रहे हैं और एफ मीडियम से, और सर फोर्स के लिए तो फॉर्मूला होता है जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यूज होता है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन खुद देखो ना, जब तुम एफ नॉट बाई एफ एम ले रही हो, इसमें भी चार्ज है इसमें भी चार्ज है, तो चार्ज से तो चार्ज कैंसिल नहीं हो जाएगा। ओह यस सर। चलो इतना लिखो। सर जी सर जैसे फायर करते हैं सर, जैसे वो गन पीछे को आती है, तो सर इसका मतलब ये है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जी, मोमेंटम कंजर्व रखने के लिए। हाँ भाई, चेंज कर दो स्लाइड। यस सर। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर न्यूमेरिकल देखते हैं, इस पर न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे। नहीं हुआ था पीछे को। अच्छा, नहीं हुआ था।
सर के के लिए कंडक्टर में जो के होता है वो इन्फिनिटी होता है, तो सर वो कैसे होता है? कंडक्टर में जब आप फोर्स कैलकुलेट करोगे ना, कैसे पता चलता है कि कंडक्टर के लिए के इनफाइनाइट है, ये पूछ रहे हैं आप? यस सर। कि ऐसे लेते हैं कि आपने एयर लिया और डिवाइडेड बाय कंडक्टर में जब चार्ज को आप रखोगे तो आप फोर्स कैलकुलेट करोगे। कंडक्टर में जब हम चार्जेस को रखते हैं इनके बीच में कोई फोर्स एक्ट नहीं करती, जीरो फोर्स एक्ट करती, तो 1/0 कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। एक्सपेरिमेंटली ऐसे आता है। सर स्लाइड चेंज। लिखिए। भाई क्लियर है? रब करूं इसे? जी सर। ओके चलिए क्वेश्चंस देखिए। तो बहुत बेसिक से फॉर्मूला न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, फॉर्मूला बेस्ड है बिल्कुल, बस आपको अगर वैल्यूज आती हैं तो आप सॉल्व कर लोगे। 2 चार्जेस 5 microcoulomb and -2 millicoulomb are placed at a separation of 10 mm in a medium of dielectric constant 5. In a medium of dielectric constant 5, आपने एक मीडियम लिया, इस मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है। कैलकुलेट फोर्स बिटवीन देम। सर प्लेस डाटा क्या लिखा आपने? Placed at a separation of 10 mm in a medium of dielectric constant 5. Calculate force between them. So basically आपके पास एक +5 माइक्रोकूलम है, एक -2 मिलीकूलम है, और जो सेपरेशन है वो सेपरेशन 10 mm है, और जिस मीडियम में रखा है उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है। ये मैंने पहले भी बताया था, मिली को कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, माइक्रो के लिए 10⁻⁻6 से करते हैं। कैलकुलेट करो, जरा चैट रूम में लिखकर बताओ मुझे क्या वैल्यूज आ रही है। कैलकुलेट करिए फोर्स और चैट रूम में लिखकर बताइए मुझे क्या वैल्यूज आ रही है। ठीक है साथ अभी चेक करते हैं किसका सही है। और कोई आंसर साथ के अलावा? राहिब थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, तो छोटी सी कैलकुलेशन है। जोया, इल्मा, दानिश, सामिया, आप लोग कर रहे हो सॉल्व या मैं करूं? मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा। सर कर रहा हूँ। कर रहे हो। हिमांशु आया कुछ? ठीक है, 2 आंसर्स आए बस, एक साद और एक हिमांशु का। अजलान क्या हो गया? मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा।
अब तुम लोगों से फोर्स डायरेक्ट भी कैलकुलेट नहीं हो रही है। 1/4πk∈0। दानिश 1/4π की वैल्यू तो याद होगी। Q1 कितना है 5 माइक्रोकूलम, तो 5 इंटू 10⁻⁻⁻6। Q2 कितना है 2 मिलीकूलम, 2 इंटू 10⁻⁻3। R स्क्वायर 10 mm, 10 इंटू 10⁻⁻³ का स्क्वायर। वैल्यू रखो 1/4π था 9 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय k कितना है 5। 5 इंटू 2 10 हो गया, 10 इंटू 10⁻⁻⁹ ये आ गया 10⁻⁻² और स्क्वायर हो गया 10⁻⁻⁴ आ गया। सो आवाज नहीं आ रही? आ रही है। आ रही है। एक सेकंड, किसी को आवाज नहीं आ रही तो लॉग आउट और लॉग इन करिए। तो जब आप वैल्यूज रखोगे, देखो ये 9 यहां से इसे कैंसिल करते हैं, ये 5 है, 5 से इसे कैंसिल कर दो, 5 2 10, 10 गया, ये आ गया 18 इंटू 10⁻⁹ माइनस 9 0 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻⁴। तो ये f आ गया 18 इंटू 10⁻⁴। सो आंसर है 18 इंटू 10⁻⁴। किसी एक का भी नहीं आया था, राहेब का आया था बस। 7 का भी गलत था, दानिश का भी गलत था, अबसार का भी थोड़ा सा गड़बड़ था, हिमांशु का गलत था। ये है ना हिमांशु 10 इंटू 10⁻⁻3, ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻² हो जाएगा। उसका स्क्वायर करूंगा तो 10⁻⁻⁴ आएगा ना हिमांशु। चलिए इसे लिखिए। तुम्हारी कैलकुलेशंस में इतने गैप्स हैं। हाँ अजलान, ये जो 1/4π है ना, इस 1/4π की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ होती है। ये जो 1/4π है अजलान, इसी की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ होती है। चलिए लिख लिया इतना। यस सर। ओके यार, ये बड़ी गलत बात है, तो छोटी छोटी चीजें नहीं हो रही तुमसे। एक और करो, सेम क्वेश्चन, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। Q1 है 6 माइक्रोकूलम, Q2 है 5 माइक्रोकूलम, सेपरेशन है इनके बीच में 3 mm, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया 2। जरा फोर्स कैलकुलेट करके दिखाओ कितनी है। और सर अशाद, लिखना जरूरी है सर, बोल के बता दें आंसर। सर लिखने में मुझे टाइम लगता है। हाँ ना ना, लिखो 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 लिखो, बोलोगे ना तो बाकी लोग फिर गड़बड़ा जाते हैं सब। अरे मतलब पावर वावर मत लिखो, ऐसे लिख दो 10⁻⁻⁴ को ऐसे लिख दो, मैं समझ जाता हूँ कि पावर है। लिखो जल्दी से। और सामिया इसको तो कर लो कैलकुलेट। जोया, रशाद, मल्टीप्लिकेशन तो आता है, जल्दी 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 करो। सर 15 इंटू 10⁻³
15 इंटू 10 रेज टू द पावर 3। चलो देखते हैं 7 का कुछ आया। ये किसका आंसर था? राहिब का था या जोया का था? किसका था ये? मेरा था 15 into 10 raised to the power। ओके, ये जोया का है। ठीक है, और कोई आंसर किसी का? मैं देखना चाहता हूँ कितना टाइम लगता है तुम्हें कैलकुलेट करने में। मेरा चलो 45 था। हाँ, 7 देखा मैंने। हिमांशु का भी आ गया, जोया का आया, 3 लोगों का आंसर आया, बाकी 8 लोग अभी पता नहीं क्या कर रहे हैं। अजलान, इल्मा, कुछ तो करो। सर हाँ अर्शद, चलो सर 3 into 10 to the power 4। ठीक है, अभी चेक करते हैं। चलो भाई, इतने टाइम में इतनी सी कैलकुलेशन हुई आपसे। 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब जब आप वैल्यूज रखोगे ना, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिखेंगे 9 इंटू 10 रेज पावर 9। के की वैल्यू रख देते हैं। अच्छा अजलान, चेक करते हैं अभी। के की वैल्यू रख देते हैं। के की वैल्यू कितनी है? 2। Q1 रख दो। Q1 है 6 माइक्रोकूलम, 6 इंटू 10 रेज पर -6। Q2 है 5 माइक्रोकूलम, 5 इंटू 10 रेज पर -6। आर स्क्वायर 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 का स्क्वायर। 2 3 6। तो एफ आ गया 15 इंटू 9 135 इंटू 10 रेज टू द पावर। देखो 9 -6 3 हो गया, 3 -6 -3 हो जाएगा। 3 इंटू 10 रेज पर -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 आ जाएगा। तो ये फोर्स आ गई 135/9 इंटू 10 रेज टू द पावर 3। सर ये डिवाइड हो सकता और फर्दर 15 आ जाएगा उसमें। Yes sir, 15 आएगा। सो ये आया 15 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 न्यूटन। जोया का आंसर सही था, राहेब की पावर में गड़बड़ सर है। उसमें हाँ, है ना, मैं डिवाइड करना भूल गया बस 2 से, वरना मेरा भी ठीक था। 13 to 10 आ गया था, डिवाइड नहीं करा था 2 से। सामिया का भी गड़बड़ था, दानिश का भी पावर। क्या करते हो तुम लोग? अजलान का भी गड़बड़, हिमांशु का भी यही, किसी एक का भी तो सही नहीं था सिवाय जोया के। भाई बताओ मुझे, ये जब तुम मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर पा रहे तो मैं तुमसे आगे क्या उम्मीद करूंगा? अरे सर जल्दी जल्दी में। हाँ, चलो जल्दी जल्दी में, आप आराम से करना। थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रहा, बट कॉन्सेप्ट सेम है। चलिए देखिए। क्वेश्चन है, आपको दो चार्जेस दिए, Q1 and Q2 placed at a separation R। इसे ना गलत करना, इसे करके देखो। placed at a separation R, repel each other with force F। दो चार्जेस को आपने R सेपरेशन पर रख दिया, ये एक दूसरे को फोर्स F से रिपेल कर रहे हैं। At what separation they must be placed in a medium
of dielectric constant 3 so that force remains same. चलिए करिए, सॉल्व करिए। हिंट दूं आपको, देखिए फ्री स्पेस है, मींस एयर या वैक्यूम है, इसमें एक चार्ज रखा है Q1, दूसरा चार्ज रखा है Q2, दे आर प्लेस्ड एट सेपरेशन R। 4 से F कैसे कैलकुलेट करते हैं वो तुम्हें पता है। सेम चार्जेस को मीडियम में रख दिया, भाई मीडियम में चेंज, और जिस मीडियम में रखा उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है। आपको पता है कि मीडियम में डालो तो फोर्स चेंज हो जाती है, लेकिन वो कह रहा है कि चार्जेस को एक्स सेपरेशन पे रखा लेकिन फोर्स सेम रहती है, एक्स निकाल दो। एयर में भी फोर्स सेम है, मीडियम में भी फोर्स सेम है, लेकिन मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है 3 है। मीडियम में किस सेपरेशन पर रखोगे वो सेपरेशन निकाल के दिखा दो। चलो भाई शुरू हो जाओ, इतना तो हिंट बहुत होता है। सॉल्व करिए, बताइए क्या आ रहा है। नहीं साथ गलत आ रहा है। और किसी का कोई आंसर? सर बस 1 मिनट। करो करो। सर अभी रुकिए। सामिया कर रही हैं आप? यस दानिश? सर। नहीं हिमांशु, गड़बड़ है। अजलान कुछ कुछ करीब पहुंच गए हो। सर ये एक्स की वैल्यू निकालनी है ना? हाँ, एक्स की वैल्यू निकालनी है। अबसार का सही आ रहा है। हिमांशु जरा एक बार और चेक करो, कुछ छोटी सी गड़बड़ कर रहे हो। अजलान सर तुम भी। r/√3 है। हाँ, R/√3 है। वेरी गुड। किसका था? उस्मा? सर जोया। जोया। गुड। R/√3। अबसार का सही था, जोया का सही था, हिमांशु भी गड़बड़ मार रहा है। सर मेरा R² आ रहा है। देखो सो फोर्स जो है ना चार्जेस के बीच में, फोर्स कितनी है? 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। दैट्स फर्स्ट इक्वेशन। अब जो फोर्स है चार्जेस के बीच में, दैट्स 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय x²। दैट्स सेकेंड इक्वेशन। अब वो कह रहा है, अच्छा एक चीज और आएगी, डायलेक्ट्रिक है ना, तो 4π के साथ साथ एक 3 और आएगा यहाँ। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, 4π k ε0 होता है, 4π 3ε0 हो जाएगा। 4π 3ε0। 1 और 2 दोनों को इक्वेट कर लीजिए। तो जब आप दोनों को इक्वेट करेंगे, यू विल गेट 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R², और ये होगा 1/4π 3ε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय x²।
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गया, Q1 Q2 से Q1 Q2 गया, x स्क्वायर से r स्क्वायर बाय 3 गया, तो ये x आ गया विच इज r बाय √3, इट्स r बाय √3। तो ये चार्जेस के बीच का सेपरेशन है विच इज r बाय √3। तो ऐसे आप सर इस ऐसे नहीं लिख सकते क्या सर, x इजिकल टू रूट में आर स्क्वायर अपॉन में 3 नहीं लिख सकते सर? मैंने ऐसा आया था मेरा। क्या आया था आपका? यस सर, यस सर। हाँ एक ही तो बात है, इसी को तो रूट ले रहा हूँ जब मैं ये लिख रहा हूँ, एक ही बात है भाई। ये आया रशाद, सामिया सर यही तो लिखा था। ले लिखा था r डैश इक्वल, यस सर। सर वो मैंने x को यहाँ डैश ले लिया था। हाँ हाँ इक्वल, अच्छा √3 बाय r लिखा ना, तो उल्टा था ना, r बाय √3 है, r बाय √3 है ना, आप √3 बाय r लिख रहे हैं। हाँ जी रशाद मिला हाँ गलती? सर उल्टा था। हाँ चलिए, सो दैट वाज अबाउट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी। एक आखिरी चीज मुझे बता दो, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आता हूँ। ये मुझे आखिरी चीज कौन बताएगा? राहिब, जब मीडियम में चार्जेस को डालते हैं तो फोर्स के साथ क्या होता है? फोर्स सेम रहती है, चेंज हो जाती है? कम हो जाती है सर सर। डिक्रीज। एक एक करके, जिससे मैं पूछ रहा हूँ बताएगा। सर डिक्रीज। अच्छा सामिया, अगर मैं दो चार्जेस को कंडक्टर में रख दूं तो फोर्स के साथ क्या होगा? दो चार्जेस एयर में रखें, फोर्स F है, अगर मैं कंडक्टर में रखूं तो फोर्स कितनी होगी? सर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफिनाइट हो जाएगा। फोर्स कितनी हो जाएगी? सर 0। 0। कंडक्टर में आप चार्जेस रखेंगे तो फोर्स एग्जैक्टली 0 हो जाएगी। सो अभी तक हमने जो भी सीखा ना, वो सीखा अगर आपके पास दो चार्जेस हैं तो आप फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपके पास दो चार्जेस हैं आप फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखो, अगर आपके पास n चार्जेस हैं तो आप फोर्स या फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे n चार्जेस के लिए? सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है, अगर आपके पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम में n पॉइंट चार्जेस हैं, दो से ज्यादा है, 4 5 6 इनफाइनाइट कितने भी हो सकते हैं। सो फॉर अ सिस्टम having n interacting point charges, net force on a charge, total force on a charge is vector sum of forces due to individual charges. आपने क्या किया, n चार्जेस लिया, हर चार्ज की वजह से फोर्स ली और सारी फोर्सेस को वेक्टोरिकली ऐड कर दिया। सो दिस इज Q नॉट। देखो इसका मतलब क्या है, आपके पास कई चार्ज हैं, एक चार्ज Q नॉट है, एक चार्ज है Q1, एक और है Q2, एक Q3, एक Qn, n चार्जेस हैं। इन सारे चार्जेस की वजह से इस चार्ज Q नॉट के ऊपर आपको फोर्स कैलकुलेट करनी है। सो Q नॉट पर फोर्स कौन एक्सर्ट करेगा? Q1 भी एक्सर्ट करेगा, Q2 भी एक्सर्ट करेगा, Q3 भी एक्सर्ट करेगा, Qn भी एक्सर्ट करेगा। हर चार्ज फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो आप क्या करोगे, हर चार्ज की वजह से फोर्स लो और सारी फोर्सेस को वेक्टोरिकली ऐड कर दो। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है हर चार्ज की वजह से फोर्स लो और सारी फोर्सेस को वेक्टोरिकली ऐड कर दो। सो दिस इज F01, this is F02, this is F0n, F03 and this is F0n। हर चार्ज की वजह से आपने फोर्स ली, तो जो नेट फोर्स होगी Q नॉट पर, नेट फोर्स ऑन Q नॉट,
ये नेट फोर्स इंडिविजुअल चार्जेस की फोर्सेस को वेक्टोरिकली ऐड कर कर आएगी। सबको आप ऐड करते चले जाओ तो जो सम होगा वो आपका नेट फोर्स आ जाएगा। और एक चीज और याद रखिएगा, जब हम दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकालते हैं तो बाकी चार्जेस से इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is not affected by presence of other charges. तो दो चार्जेस के बीच की फोर्स और चार्जेस के प्रेजेंस से इफेक्ट नहीं होती। आप कहीं भी चार्ज रखते चले जाइए, फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो दैट्स R10, R20, R30, RH। चलिए, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप तब यूज करेंगे जब आपके पास दो से ज्यादा चार्जेस हो, 5, 6, 7 इनफाइनाइट चार्जेस हैं, आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या करेगा? हर इंडिविजुअल चार्ज की वजह से Q नॉट पर फोर्स कैलकुलेट करेगा। लाइक Q1 की वजह से Q नॉट पर फोर्स, Q2 की वजह से Q नॉट पर फोर्स, Q3 की वजह से Q नॉट पर फोर्स और Qn की वजह से Q नॉट पर फोर्स। उसके बाद आप सारी फोर्सेस को वेक्टोरिकली ऐड कर दोगे। दिस इज व्हाट वी कॉल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। लिखिए इतना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर हाँ सर। सर इनका हम वेक्टर सम क्यों लेते हैं? क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, अगर मैं फोर्स को ऐड करूंगा तो वेक्टोरिकली ऐड करना होगा। ओके सर। किसी को कुछ याद आ रहा है? ग्रेविटेशन में ऐसा कुछ कराओ। यस सर। सर ग्रेविटेशन करा है। सेम आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ग्रेविटेशन में किया था, Yes, sir. एग्जैक्टली सेम कहानी। चलिए गुड, लिख लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ेंगे। सर आपने ये जो डायग्राम में R1 नॉट लिखा है ना, R1 नॉट, हाँ R1 फिर 0 जी। सर वैसे नॉट क्यों लिखते थे? 0 लिखा है, मतलब वो जो चार्ज है ना उसका नाम 0 है इसलिए। ओ, ये वाला जो चार्ज है ना इसका नाम Q नॉट, इसलिए R1 नॉट, R2 नॉट, R3 नॉट इसलिए। भाई लिखा है इतना? नो सर। लिखिए लिखिए लिखिए। डन सर। चलिए आज इससे यहीं छोड़ते हैं, ट्यूसडे इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा एक चीज और है, मैं कल कल नहीं, फ्राइडे नहीं, सैटरडे एक रिवीजन कराऊंगा वेक्टर्स का और बेसिक कैलकुलस का, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का। तो मैं ग्रुप पे टाइमिंग्स डाल दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि सैटरडे तो वैसे ही लॉकडाउन है, कोई कहीं जा नहीं रहा। मॉर्निंग में 2-2.5 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ट्यूसडे से मुझे जरूरत पड़ेगी सारी चीजों की। सैटरडे हाँ अल्लाह सैटरडे, हाफिज़ सर। सैटरडे। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके सर। अल्लाह हाफिज़ सर। हाफिज़ लाफिज सर। हाफिज़। सर मेरा क्वेश्चन, हाँ आप सर बोलो। सर क्वेश्चन भेजा था मैं एक। कल वो N1E N2E वाला। यस सर। अब सर देखो, एक बॉडी है, ठीक है, यस सर। मैंने N1 प्रोटॉन्स रखे, ठीक। यस सर। एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? प्लस ही। प्लस। यस सर। N1 प्रोटॉन्स पे चार्ज कितना आ गया? प्लस। N1E। यस सर। N2 मैंने रखे इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1 -1। तो कितना हो जाएगा?
-1. माइनस इंटू ई, Yes, sir. तो टोटल चार्ज कितना हो गया बॉडी पे? Q1E minus बस M2E. यही था जो आप पूछ रहे थे। Okay, sir. Allah Hafiz. ओके।